डिक्टेटर में मुअम्मर गद्दाफी की कहानी के पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह फौज के कर्नल गद्दाफी ने लीबिया में तख्ता पलट करके राजशाही का अंत किया और खुद इस देश का तानाशाह बन गया। इस एपिसोड में देखिए उसके आगे की कहानी। मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया पर 42 साल तक हुकूमत की। इतने लंबे शासन के दौरान लीबिया के लोग उन्हें चाहे जो भी समझते हों, लेकिन दुनिया भर में उनके रवैये और रंग ढंग का मजाक बनाया जाता था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गद्दाफी को पागल कुत्ता कह दिया था। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ बोलने वालों को जेल भेज दिया जाता था या फिर कत्ल कर दिया जाता था। हर जगह गद्दाफी की खुफिया पुलिस हुआ करती थी। उनके राज में लोगों के पास घर थे, अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा थी, साफ सड़कें और खूब पैसा भी रहा। हालांकि लीबिया और दुबई के तेल उत्पादन में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन दोनों देशों की आवाम के लाइफस्टाइल में बड़ा अंतर था। कहते हैं कि तेल की कमाई का बड़ा हिस्सा गद्दाफी के ऐशो आराम की जिंदगी पर खर्च हुआ करता था। लीबिया में तख्ता पलट होने के कुछ महीने बाद दिसंबर 1969 में कई नेताओं और सैन्य अधिकारियों को अपने साथ मिलाकर मिस्र की खुफिया एजेंसी ने गद्दाफी का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। यहीं से समीकरण बदलने शुरू हुए और गद्दाफी का रवैया बदलने लगा। उसने सेना और खुफिया विभाग में अपने करीबियों को भर्ती कर दिया। धर्म के नाम पर गद्दाफी ने अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों के नाम तक बदल दिए। लोकतंत्र की मांग को लेकर उपजे दबाव को कम करने के लिए कर्नल गद्दाफी ने अरब सोशलिस्ट यूनियन नाम की राजनीतिक पार्टी को मंजूरी दी। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब साल 1972 के बाद गद्दाफी 2 साल तक लीबिया की अंदरूनी राजनीति से दूर रहे। तर्क ये दिया गया कि वो एक कामयाब इस्लामी गणतंत्र बनाने के काम में लगे हुए हैं। मेजर जुनैद को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन फिर अफवाहें फैलने लगीं तो कर्नल गद्दाफी फिर सामने आ गए। साल 1973 में देश के कानून में बड़ा बदलाव करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ साल बाद गद्दाफी के खिलाफ देश में कई गुट बनने लगे। 1980 के दशक में गद्दाफी पर नाराज कबायली गुटों के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगा। लीबिया के बाहर विदेशों में रह रहे गद्दाफी के विरोधियों का समर्थन करने वाले 25 लोगों की हत्या करने के लिए एक खास टीम बनाई गई। जब इन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में मौजूद इन विरोधियों की हत्या करवा दी गई और फिर यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। लीबिया की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच नजदीकी बढ़ रही थी। बताया जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने लीबिया में अपना केंद्र भी बना लिया था। स्कूलों में रूसी भाषा पढ़ाई जाने लगी थी और हथियार भी रूस से ही खरीदे जा रहे थे। 1980 का दशक आते आते बदलाव और इनकलाब के दावे ठंडे पड़ गए थे। गद्दाफी ने 1987 में ईसाई बहुल इलाके चाड में जंग छेड़ दी। इस लड़ाई में लीबिया के 7500 सैनिक मारे गए। लीबिया में गद्दाफी से मुक्ति पाने के लिए समय समय पर आंदोलन और संघर्ष होते रहे। फिर साल 2004 में गद्दाफी पर एक पत्रकार की हत्या के लिए $10 लाख की सुपारी देने का आरोप लगा। दरअसल तेल उत्पादक देश होने की वजह से कई बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा। दुनिया के ज्यादातर देश लीबिया के साथ अच्छे संबंध कायम रखना चाहते थे। जब साल 2009 में गद्दाफी G8 देशों की बैठक में हिस्सा लेने लाकिला पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और मिस्र के हुस्ने मुबारक के साथ मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी साल जनवरी से हालात बदलने लगे। ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब की क्रांति 15 फरवरी को लीबिया जा पहुंची। मिस्र में हुस्ने मुबारक के हटने के बाद लीबिया के विरोधियों की ताकत और हौसले बढ़ते चले गए। गद्दाफी ने देश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय विद्रोहियों को अल-कायदा का आतंकी बताया, लेकिन विदेशों में तैनात लीबिया के कुछ राजदूतों के इस्तीफा देने से गद्दाफी पर दबाव बढ़ता चला गया। खबरें आने लगी कि गद्दाफी की सेना विरोधियों को मार रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और पश्चिमी देशों ने गद्दाफी और उनकी सरकार पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। विदेशों में गद्दाफी की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई और गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिए गए। मार्च 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया को नो फ्लाई जोन
घोषित कर दिया। इसके बाद नाटो सेनाओं ने लीबिया की सेना के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। ब्रिटेन और फ्रांस ने खुलकर लीबिया के विद्रोहियों को समर्थन दिया। गद्दाफी की सेनाएं पीछे हटते हुए देश के उत्तरी हिस्से की तरफ खिसकती चली गईं। गद्दाफी का अपना शहर सिरते इस जंग का आखिरी मैदान बना। गद्दाफी का काफिला जब सिरते से गुजर रहा था तो पहले उस पर नाटो के विमानों ने हमला बोला, और फिर जब गद्दाफी गलियों में छिप गया तो विद्रोहियों के साथ उसकी भारी गोलीबारी हुई, और इसी गोलीबारी के दौरान उसकी मौत हो गई। जहां गद्दाफी पैदा हुआ था वहीं से 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी के मरने की खबर तस्वीरों के साथ आई। गद्दाफी का एक बेटा मारा गया, एक पकड़ा गया, 3 बेटे और 1 बेटी फरार हो गए। बाकी के बारे में सालों तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ये थी कहानी लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की। जल्द फिर हाजिर होंगे किसी और डिक्टेटर की कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।